प्रीति राठी केस 2013 का वह मंजर जिस पर पूरा देश रोया था। आपने अब तक हैवानियत की दर्जनों दास्तान सुनी होगी, लेकिन जो सच्ची कहानी आज आपको हम सुनाने जा रहे हैं, उसे सुनकर आपकी भी आंखों में आंसू आ जाएंगे। 2013 में घटी इस घटना पर लगभग पूरा देश रोया था। इस केस की सुनवाई के दौरान वकील ने इस अपराध को महिला जात के साथ की गई अब तक की सबसे बड़ी हैवानियत करार दिया था। वही इस केस की सुनवाई कर रहे जज ने फैसला सुनाते समय ऐसी टिप्पणी की जिसे सुनकर हर किसी के आंखों में आंसू आ गए थे। आखिर यह घटना क्या थी और कहां घटी थी? इस केस की सुनवाई के दौरान की जाने वाली टिप्पणी क्या थी? इस केस में और क्या हुआ? चलिए जानते हैं अब सिलसिलेवार तरीके से। 1 मई 2013 की दिल्ली के नरेला में रहने वाली प्रीति राठी के लिए यह दिन बेहद खास था। आज पहली बार प्रीति दिल्ली से बाहर जा रही थी। पहली बार घर छोड़कर बाहर जाने की वजह से मन में थोड़ी घबराहट थी, लेकिन खुशी भी थी, क्योंकि प्रीति ने वह कारनामा किया था जिस पर उसे पूरे परिवार को नाज था। दरअसल 23 साल की प्रीति राठी ने दिल्ली से ही नर्सिंग की पढ़ाई की थी। पढ़ाई पूरी होने के बाद मिलिट्री हॉस्पिटल में नर्स बनना चाहती थी। इसी दौरान इंडियन नेवी से नर्स की वैकेंसी निकली। प्रीति राठी ने इस वैकेंसी को भरा, अप्लाई किया और सफल भी हुई। प्रीति नेवी में बतौर नर्सिंग ऑफिसर सेलेक्ट कर ली गई और अब प्रीति को मुंबई के कोलाबा में स्थित नौसेना ऑफिस में रिपोर्ट करना था और ड्यूटी ज्वाइन करनी थी। इस वजह से प्रीति मुंबई जा रही थी, क्योंकि परिवार की बेटी पहली बार दिल्ली से बाहर जा रही थी। इसलिए प्रीति को मुंबई तक छोड़ने के लिए पिता अमर सिंह राठी, चाचा विनोद कुमार दहिया और चाची सुनीता दहिया भी साथ में जा रहे थे। इन सभी को गरीब रथ एक्सप्रेस से मुंबई के बांद्रा स्टेशन पर पहुंचना था। ट्रेन रुकते ही सभी अपने परिवार के साथ जल्दी से ट्रेन में सवार हो गए और सभी ने अपनी अपनी सीट पकड़ ली और ट्रेन अपनी मंजिल की तरफ बढ़ चली। ट्रेन के अंदर भीड़ के बीच एक युवक ऐसा भी था जिसने अपना चेहरा गमछे से छुपाया हुआ था और कैप पहना हुआ था। वह किसी से बातें नहीं करता था, लेकिन कभी उठकर बाथरूम की तरफ जाता तो कभी वापस आकर सीट पर बैठ जाता। वह अक्सर प्रीति को झांकने की कोशिश करता था। यह बात प्रीति के परिवार वालों ने भी नोटिस की और वह कुछ ज़्यादा ही सतर्क हो गए थे। खैर, भीड़ भाड़ के बीच सभी लोग लगभग सो से गए। सुबह होते ही सभी लोग उठ जाते हैं और ट्रेन भी अपनी मंजिल की तरफ तेज़ी से बढ़ते हुए मुंबई पहुंच जाती है। अब तारीख बदलकर 2 मई 2013 हो चुकी थी और उसके परिवार वालों को बांद्रा टर्मिनल पर उतरना था। सुबह के 8:05 पर ट्रेन बांद्रा स्टेशन पहुंच चुकी थी। प्रीति, उसके पिता, चाचा और चाची सभी ट्रेन से उतर जाते हैं। यहाँ से सभी अपनी अगली मंजिल की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं। ट्रेन से उतरने के बाद प्रीति थोड़ी थकी हुई महसूस कर रही थी, इसलिए वह थोड़ा धीरे धीरे चल रही थी, जबकि प्रीति के पिता और उसके चाचा चाची कुछ कदम आगे चले गए थे। तब प्रीति ने देखा वह चलते चलते अपने पिता और चाचा चाची से काफ़ी पीछे हो गई है, तो वह भी अपने कदम तेज़ी से बढ़ाना शुरू कर देती है ताकि वह उन लोगों के पास पहुंच सके। अभी प्रीति ने अपने कदम तेज़ी से बढ़ाने ही शुरू किए थे कि अचानक प्रीति को महसूस हुआ कि किसी ने उसके कंधे पर छुआ है और वह पीछे मुड़कर देखती है। जैसे अपना चेहरा पीछे करती है, उसे वही लड़का दिखाई देता है जो उसको ट्रेन में अपना मुंह ढके हुए दिखाई दिया था। उसे देखने के बाद प्रीति कुछ समझ पाती उससे पहले ही वह नकाबपोश लड़का एक डिब्बा निकालता है और प्रीति के चेहरे की तरफ फेंकता है। जैसे वह फेंकी गई चीज़ प्रीति के चेहरे पर पड़ती है, प्रीति दहाड़ मारकर चिल्लाना शुरू कर देती है। प्रीति की आवाज़ सुनकर उसके पिता, चाचा, चाची दौड़कर उसके पास आते हैं। दूसरे पैसेंजर भी प्रीति के आसपास जमा हो जाते हैं। प्रीति की हालत देखकर लोगों को समझ में आ गया था दरअसल
किसी ने उसके चेहरे पर एसिड फेंक दिया है। प्रीति के पिता, चाचा और चाची प्रीति को संभालने की कोशिश करते हैं। एसिड की कुछ बूंदें प्रीति के कपड़े से उसके चाचा, चाची और पिताजी के ऊपर भी आ जाते हैं। उन लोगों को भी हाथों में जलन शुरू हो जाती है, फिर भी वह अपनी दर्द को भूलकर प्रीति को संभालने में लग जाते हैं। प्रीति के चाचा तुरंत उसे उठाते हैं और स्टेशन मास्टर के ऑफिस ले जाते हैं। क्योंकि प्रीति काफ़ी तकलीफ में थी और जख्म काफ़ी गहरा लग रहा था, इसलिए रेलवे अधिकारी तुरंत प्रीति को दूसरे अस्पताल भेजने की तैयारी शुरू कर देते हैं। उसे गुरु नानक हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है। उधर नकाबपोश लड़का प्रीति पर एसिड फेंकने के बाद भागने लगता है। तभी प्रीति की चीख सुनकर प्रीति के नज़दीक खड़े समीर शेख नाम का एक युवक तुरंत उस डिब्बे को उठाकर समझने की कोशिश करता है और समझ जाता है कि इस लड़की पर एसिड अटैक हुआ है, और वह तेज़ी से उसे नकाबपोश व्यक्ति के पीछे भागना शुरू कर देता है। साथ ही चिल्लाता है, सलीम, सलमान, उसे पकड़ो। साथ ही अपने दोनों जानने वालों को भी उसी नकाबपोश लड़कों को पकड़ने के लिए कहता है। वह लोग भी उसे नकाबपोश के पीछे भागते हैं, लेकिन कुछ ही पलों में नकाबपोश इनको चकमा देकर भाग जाता है। समीर शेख, सलीम शेख, सलमान शेख, यह तीनों नाम याद रखिए, क्योंकि इस केस में इन तीनों ने आगे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। प्रीति को गुरु नानक हॉस्पिटल में एडमिट करवाया जाता है, जहां उसका ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है। इधर पुलिस मौके पर पहुंचकर स्पॉट पंचनामा बनाना शुरू कर देती है। समीर के जख्म ज़्यादा गहरे नहीं थे, क्योंकि एसिड के कुछ ही छींटे समीर के ऊपर पड़े थे, इसलिए अस्पताल से उसे जल्दी ही छुट्टी मिल जाती है और उसे पुलिस वापस घटनास्थल पर लेकर आती है। उसके बयान के आधार पर पंचनामा दर्ज करना शुरू कर देती है। इसके अलावा पुलिस वहां से कुछ सबूत भी इकट्ठा करती है। प्रीति की हालत ज़्यादा गंभीर थी, इसलिए जल्दबाजी में गुरु नानक हॉस्पिटल में ले जाया गया था, लेकिन समस्या यह थी कि गुरु नानक हॉस्पिटल में बर्न यूनिट नहीं थी और यहाँ कई अन्य असुविधाएं भी थी। इसलिए कुछ देर के बाद प्रीति को गुरु नानक हॉस्पिटल से मसीना हॉस्पिटल रेफ़र कर दिया गया। मसीना हॉस्पिटल पहुंचते ही प्रीति का इलाज शुरू होता है। इधर पुलिस भी प्रीति का बयान दर्ज करने के लिए मसीना हॉस्पिटल पहुंचती है, लेकिन जख्म इतना गहरा हुआ था कि प्रीति की आवाज़ जा चुकी थी। प्रीति का चेहरा बुरी तरह से जल चुका था, साथ ही उसके गले पर भी गंभीर घाव हो गए थे। इस कारण प्रीति बोलने में असमर्थ थी, जिस कारण बयान दर्ज नहीं किया जा सका। प्रीति के शरीर के गहरे जख्म हुए थे, मगर प्रीति का हौसला अभी टूटा नहीं था और वह पूरे जज्बे और हिम्मत से लड़ रही थी। अब प्रीति चाहकर भी कुछ नहीं बोल पा रही थी, तो उसने हाथों से लिखने का इशारा किया। इसके बाद प्रीति को पेन और पेपर दिया गया। प्रीति लिखकर डॉक्टर और अपने माता पिता से बात करने लगी। एसिड अटैक की खबर मीडिया में भी फैल गई और धीरे धीरे यह खबर अखबारों और टेलीविज़न की सुर्खियां बनने लगी। देखते ही देखते देश भर में यह मुद्दा छा गया। लोग इस एसिड अटैक के खिलाफ सड़कों पर उतरने शुरू हो गए और देश के कई हिस्से में विरोध प्रदर्शन भी हुआ और जल्द से जल्द प्रीति के गुनहगारों की गिरफ्तारी की मांग की जाने लगी। पुलिस पर भी भारी दबाव था कि वह तुरंत अपराधी को गिरफ्तार करे, लेकिन समस्या यह थी कि अपराधी का कहीं कोई आधार नहीं मिल रहा था। हालांकि घटना के समय स्टेशन पर मौजूद कुछ गवाहों के बयान के अनुसार अपराधी का स्केच पुलिस ने तैयार करवा लिया था और अपराधी की तलाश शुरू हो गई थी, मगर पुलिस के हाथ खाली थे। इसी बीच 4 मई 2013 को पवन कुमार नाम का एक लड़का प्रीति की बहन तनु को फ़ोन कर उसकी हाल चाल पूछता है कि वह कैसे है। पवन कुमार बीटेक का स्टूडेंट था और प्रीति से उसकी पुरानी जान पहचान थी। इस बात की जानकारी तनु अपने पिता अमर सिंह राठी को देती है और अमर सिंह जांच कर रहे पुलिस अधिकारियों को भी इसी बात को बताते हैं।
पवन कुमार नाम के एक लड़के ने फ़ोन करके प्रीति का हाल चाल पूछा है। यह जानकारी हाथ लगने के बाद पुलिस स्क्रैच जो गवाहों के बयान के आधार पर बनाया गया था प्रीति को दिखाते हैं और प्रीति से पूछते हैं कि क्या तुम इन्हें पहचानती हो। जवाब में प्रीति बोर्ड पर 3 नाम लिखती है, सत्यम, अंकुर और पवन कुमार। प्रीति के अनुसार स्केच में दिख रहा लड़का इन तीनों में से कोई एक था, क्योंकि प्रीति ने पवन कुमार का नाम लिया था और पवन कुमार ने फ़ोन करके प्रीति का हाल चाल जाना था। इसलिए पुलिस अनुमान लगाती है कि शायद पवन कुमार ने ही प्रीति पर एसिड अटैक किया होगा और वह जानना चाहता है कि प्रीति जिंदा है या मर गई। इसलिए पवन कुमार को शक के दायरे में लेते हुए पुलिस जांच शुरू कर देती है और तुरंत पवन कुमार की तलाश में लग जाती है। कुछ दिनों के खोजबीन के बाद 9 मई 2013 को पुलिस पवन कुमार को गिरफ्तार कर लेती है। इसके गिरफ्तारी की खबर के बाद लोगों का गुस्सा और भड़क जाता है और वह जल्द से जल्द अपराधी को कड़ी से कड़ी सज़ा दिलवाने की मांग करना शुरू कर देते हैं। लोग प्रीति के जल्द से जल्द स्वस्थ होने की दुआएं भी कर रहे होते हैं, मगर प्रीति की हालत दिन प्रतिदिन बिगड़ती ही जा रही थी। मसीना हॉस्पिटल में आए हुए कई दिन हो चुके थे और यहाँ प्रीति की कई सर्जरी भी की गई थी, मगर हालत सुधरने का नाम नहीं ले रहे थे। प्रीति के इंटरनल आर्गन्स धीरे धीरे काम करना बंद कर रहे थे। हॉस्पिटल के डॉक्टरों को लगने लगा कि प्रीति की हालत ज़्यादा गंभीर हो रही है, तो उन्होंने तुरंत प्रीति को रेफ़र करते हुए मुंबई अस्पताल भेज दिया ताकि बेहतर इलाज मिल सके। क्योंकि इस केस से लोगों का सीधा जुड़ाव हो चुका था और लोग हर पल प्रीति के हालत के बारे में जानना चाहते थे, इसलिए सरकार की ओर से भी प्रीति को बेहतर से बेहतर इलाज देने की व्यवस्था की गई। जैसे ही प्रीति को मुंबई अस्पताल लाया जाता है, देश के टॉप स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की एक टीम बनाई जाती है और उन्हें ही प्रीति के इलाज का जिम्मा दिया जाता है। लाखों कोशिशों के बावजूद यहाँ भी हालत सुधरने की बजाय बिगड़ते ही चले गए और प्रीति वेंटिलेटर पर चली जाती हैं। फिर भी डॉक्टर हार नहीं मानते हैं और प्रीति की जान बचाने की हर संभव कोशिश करते हैं। एसिड अटैक को लगभग 2 महीने हो चुके थे और प्रीति अब भी हालत से लड़ रही थी, लेकिन अंततः 1 जून 2013 को दिल की धड़कन रुकने की वजह से प्रीति इस दुनिया को छोड़कर चली जाती हैं। प्रीति की मौत की खबर से देश में गम और गुस्से की लहर दौड़ जाती है। हर कोई प्रीति के जाने से सदमे में था। प्रीति की मौत के बाद पोस्टमार्टम किया जाता है और उसके शव को अंतिम संस्कार के लिए दिल्ली लाया जाता है, लेकिन प्रीति के घर वाले मानने के लिए तैयार नहीं थे। वे कह रहे थे सीबीआई जांच की मांग हो, अंतिम संस्कार तभी करेंगे। अंत में सरकार की ओर से सीबीआई जांच का आश्वासन मिलने पर पूरे राज्य की सम्मान के साथ प्रीति का अंतिम संस्कार किया जाता है। प्रीति की मौत और अंतिम संस्कार के बाद हर किसी की मांग थी कि जल्द से जल्द प्रीति के कातिलों को पकड़ा जाए और कड़ी सज़ा सुनाई जाए। पुलिस ने भी पवन कुमार नाम के लड़के को गिरफ्तार कर तो लिया था, लेकिन समस्या यह थी कि पवन कुमार के खिलाफ किसी भी तरह का सबूत नहीं मिल रहा था। रेलवे पुलिस भी अब तक पवन कुमार के खिलाफ कोई सबूत नहीं ढूंढ पाई थी। इसी बीच प्रीति के पिता अमर सिंह राठी अपने स्तर से पता लगवाते हैं कि 2 मई 2013 यानी घटना वाले दिन पवन कुमार मुंबई में था ही नहीं, बल्कि वह रोहतक में था। बाद में पुलिस भी पवन कुमार के फ़ोन का लोकेशन हिस्ट्री निकलवाती है तो पता चलता है कि घटना वाले दिन पवन कुमार वास्तव में रोहतक में था। पुलिस की बजाय प्रीति के पिता द्वारा यह पता लगाया जाना कि पवन कुमार उस दिन रोहतक में था, पुलिस की बड़ी नाकामी थी और यह इस बात का भी संकेत कर रही थी कि पुलिस इस घटना की जांच सही तरीके से नहीं कर रही है। इसलिए प्रीति के पिता कोर्ट में एक रिट पिटीशन फाइल करते हैं और सीआईडी मुंबई से जांच की मांग करते हैं। कोर्ट यह मांग मान लेता है और मामले की जांच सीआईडी मुंबई को दे दी जाती है। केस हाथ में आते ही सीआईडी मुंबई जांच के सिलसिले में सबसे पहले प्रीति राठी के घर पहुंचती है
और कुछ जानकारी जुटाना शुरू कर देती है। सीआईडी के अधिकारी प्रीति के कुछ नज़दीकी रिश्तेदारों से भी पूछताछ करते हैं। रिश्तेदारों से पूछताछ के दौरान एक रिश्तेदार महिला पुलिस वालों को बताती हैं कि पड़ोस में ही रहने वाला अंकुर पवार नाम का एक लड़का प्रीति से एक तरफा प्यार करता था। उसने प्रीति को प्रपोज भी किया था, लेकिन प्रीति ने साफ मना कर दिया। इसके अलावा अंकुर पवार प्रीति से ही शादी करने की जिद पर अड़ा हुआ था, लेकिन प्रीति ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। प्रीति के इस रिश्तेदार के मुताबिक इसी के बाद अंकुर ने प्रीति को अंजाम भुगतने की धमकी दी थी। पुलिस तुरंत अंकुर का पता लगाती है और उसे पूछताछ के लिए बुलाया जाता है। पुलिस अंकुर से पूछता है कि 1 मई 2013 को तुम कहाँ थे। इस पर अंकुर ठीक से जवाब नहीं दे पाता है और तुरंत अपने बयान बदलने लगता है। इसके अलावा पुलिस को यह भी नज़र आता है कि अंकुर के दोनों हाथों पर जख्म के निशान हैं। यह जख्म वैसे ही हैं जैसे किसी एसिड से जलने के होते हैं। अंकुर द्वारा बार बार बयान बदलने और अंकुर के हाथों पर जख्म के निशान को देखकर पुलिस का शक और भी गहरा हो जाता है और वह अंकुर को पूछताछ के लिए 17 जनवरी 2014 को मुंबई लेकर आ जाती है। मुंबई लाकर उसे कुछ और पूछताछ की जाती है और कुछ ही समय की पूछताछ से यह साफ हो जाता है कि एसिड फेंकने वाला व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि यही अंकुर पवार था। पुलिस तुरंत अंकुर को गिरफ्तार करती है और उसके मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए जेजे अस्पताल भेज देती है। अस्पताल से आने के बाद पुलिस अंकुर से पूछताछ शुरू करती है। पूछताछ में अंकुर बताता है कि दरअसल वह प्रीति को पसंद करता था और उससे ही शादी करना चाहता था, लेकिन प्रीति ने मना कर दिया था। इसी से वह काफ़ी चिढ़ा हुआ था। इधर प्रीति ने इंडियन नेवी में भी नौकरी हासिल कर ली थी, जबकि अंकुर बेरोजगार बैठा हुआ था। इस कारण अंकुर के घर वाले उसे ताना देते थे। इससे भी अंकुर को प्रीति से काफ़ी जलन होने लगी थी। इसी के बाद अंकुर ने तय कर लिया था कि वह प्रीति को सबक सिखाएगा। प्रीति ने नेवी में नौकरी हासिल की है, इस बात की जानकारी आसपास के लोगों को भी लग चुकी थी और लोग यह भी जान चुके थे कि 1 मई को प्रीति मुंबई जाएंगी। अंकुर को भी इस बात की जानकारी हो चुकी थी, इसलिए वह ट्रेन में सवार हो गया था। अंकुर ट्रेन के अंदर ही प्रीति पर एसिड फेंकना चाहता था, लेकिन ट्रेन के अंदर भीड़ काफ़ी ज़्यादा थी और ऊपर से अंकुर लगातार ट्रेन में प्रीति को घूर रहा था। इस कारण उसके माता पिता कुछ ज़्यादा ही सतर्क हो गए थे, इसलिए ट्रेन के अंदर अंकुर को प्रीति के ऊपर एसिड फेंकने का मौका नहीं मिला। वैसे सुबह 4 बजे अंकुर ट्रेन की टॉयलेट के पास भी जाकर खड़ा हुआ था कि अगर प्रीति यहाँ आए तो वह यहीं पर एसिड फेंक देगा, लेकिन प्रीति वहाँ नहीं आई, इसलिए अंकुर का प्लान यहाँ पर भी फेल हो गया। आखिर में जब प्रीति ट्रेन से उतरती हैं तब अंकुर उस पर एसिड फेंकता है। अंकुर ने ज़रूर अपना गुनाह कबूल किया, लेकिन पुलिस के सामने सबूत जुटाने की बड़ी चुनौती थी, इसलिए पुलिस अंकुर पवार के खिलाफ सबूत ढूंढने में लग जाती है। सबसे पहले यह पता लगाने की कोशिश की जाती है कि आखिर अंकुर को एसिड दिया किसने था। जांच पड़ताल के दौरान खुलासा होता है कि अंकुर ने मुकेश भार्गव नाम के एक दुकानदार से यह कहते हुए एसिड खरीदा था कि उसने अंकुर बैटरीज नाम से अपनी दुकान खोल रखी है, इसलिए उसे एसिड चाहिए। अंकुर ने दुकानदार को कहा था कि वह बहुत ज़्यादा एसिड खरीदेगा, लेकिन अभी ज़्यादा खरीदेगा नहीं, अभी सिर्फ सैंपल के लिए थोड़ा चाहिए। इसलिए दुकानदार ने उसे बतौर सैंपल एक हार्पिक के डिब्बे में लगभग 2 लीटर एसिड दे दिया था। सबूत और मजबूत होने के लिए अंकुर की फ़ोन डिटेल निकलवाई जाती है तो पता लगता है कि 1 मई को अंकुर निजामुद्दीन स्टेशन पर था और फिर उसकी लोकेशन 2 मई की सुबह यानी घटना वाले दिन मुंबई के बांद्रा स्टेशन पर भी मिला। अब अंकुर की आइडेंटिफिकेशन कन्फर्म करने के लिए पुलिस आई विटनेस के सामने आइडेंटिफिकेशन परेड करवाती है। आइडेंटिफिकेशन परेड के दौरान एक साथ कई लोगों को खड़ा किया जाता है, उसमें अंकुर भी शामिल होता है।
उसके बाद उन लोगों को भी बुलाया जाता है जिन्होंने पहले गवाही दी थी। हमने एसिड फेंकने वाले को देखा है जिन्होंने ये कहा था। उन गवाहों में से समीर शेख, सलीम शेख और सलमान शेख अंकुर को देखते ही पहचान जाते हैं और पुलिस वाले को बताते हैं कि यह वही लड़का है जो एसिड फेंकने के बाद भाग रहा था। दरअसल जब अंकुर एसिड फेंक कर जैसे ही पीछे मुड़ा था तो उसके चेहरे से उसका गमछा हट गया था, क्योंकि समीर शेख ने ही सबसे पहले एसिड फेंकने वाले व्यक्ति को पकड़ने की कोशिश की थी और भागने के दौरान एक बार अंकुर पीछे मुड़कर भी देखा था, इसलिए समीर शेख ने उसका चेहरा देख लिया था। इसके अलावा सलीम और सलमान भी अंकुर का चेहरा देख चुके थे, इसलिए परेड के दौरान इन दोनों ने भी उसे पहचान लिया। परेड के दौरान समीर इस बात की भी पुष्टि करता है कि पुलिस ने जो डिब्बा घटनास्थल से बरामद किया था वह डिब्बा उसने अंकुर के हाथ में भी देखा था। इन तीनों के अलावा पवन मालवीय नाम का एक व्यक्ति अंकुर की पहचान करता है। इसके अलावा एक और व्यक्ति परेड के दौरान अंकुर की पहचान करता है और इस बात की गवाही देता है कि अंकुर उस रात ट्रेन में मौजूद था, क्योंकि लगभग 4 बजे उन्होंने अंकुर को टॉयलेट के पास खड़े देखा था। सभी पुख्ता सबूत जमा करने के बाद इस केस में अंकुर पवार को मुख्य आरोपी बताते हुए चार्जशीट फाइल की जाती है और मामले की सुनवाई स्पेशल सिटी सिविल एंड सेशन कोर्ट ग्रेटर मुंबई में शुरू होती है। यह जानकर आपका खून खौल जाएगा कि अंकुर को सुनवाई के लिए कोर्ट में जब भी लाया जाता था तो वह अक्सर मुस्कुराते हुए आता था। कई बार वह मुस्कुराते हुए विक्ट्री साइन दिखाता था। कोर्ट में सुनवाई के दौरान पुलिस की ओर से कुल 37 गवाह पेश किए गए थे। कोर्ट में भी जाकर समीर, सलीम और सलमान शेख ने अंकुर की पहचान की और गवाही दी। सभी सबूतों और गवाहों को देखने के बाद आखिरकार स्पेशल कोर्ट द्वारा प्रीति राठी के अपराधी अंकुर पवार को आईपीसी की धारा 302 और धारा 326 बी के तहत दोषी पाते हुए मौत की सज़ा सुनाती है और 5,000 का जुर्माना भी लगाती है। यह भारत के इतिहास में पहली बार हुआ था जब किसी एसिड अटैकर को फांसी की सज़ा सुनाई गई थी। इसी मामले में पैरवी कर रहे स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर AM चिमलकर ने अंकुर के इस कृत्य को किसी भी महिला के खिलाफ की गई अब तक की सबसे हैवानियत करार देने वाली घटना बताया था। वहीं इस मामले की सुनवाई कर रहे जज ने फैसला सुनाते हुए टिप्पणी की थी कि एसिड अटैक की वजह से प्रीति का चेहरा इतनी बुरी तरह से जल चुका था कि घाव इतना गहरा हो चुका था कि अगर प्रीति ने अपना चेहरा उस समय देख लिया होता तो शायद उसी दिन मर जाती। यह टिप्पणी अंकुर के दरिंदगी को बताने के लिए काफ़ी है। अंकुर पवार कितना बड़ा शैतान और पत्थर दिल इंसान था, इसका अंदाज़ा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि जब जज ने उसे फांसी की सज़ा सुनाई तो उसके चेहरे पर जरा भी डर का भाव नहीं था। उसने प्रीति के साथ जो कुछ भी किया उसे इस बात का जरा भी अफसोस नहीं था। वह कोर्ट में बड़ी बेशर्मी से मुस्कुराता था। उसकी यह क्रूर हंसी प्रीति के परिवार वालों के जख्म पर नमक जैसी थी। मुंबई सेशन कोर्ट से भले ही अंकुर को फांसी की सज़ा मिल गई, मगर अंकुर ने बाद में मुंबई हाई कोर्ट में इस फैसले के खिलाफ अपील कर दी। हाई कोर्ट में इस मामले की सुनवाई जस्टिस BP धर्माधिकारी और जस्टिस PD नायक कर रहे थे। इस मामले की लंबी सुनवाई के बाद जून 2019 में मुंबई हाई कोर्ट ने सेशन कोर्ट के फांसी के फैसले को उम्र कैद में बदल दिया। वैसे जिस दर्द से प्रीति गुजरी थी और जिस दर्द से प्रीति के माता पिता को गुजरना पड़ा था, उस दर्द के सामने शायद उम्र कैद की सज़ा तो क्या, फांसी की सज़ा भी कम ही होती। दोस्तों, इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर बताइएगा। लाइक करिएगा, शेयर ज़रूर करें। अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम आपके लिए इस तरह के और भी वीडियो लाते रहें।